उनके पास सारे भी पार्ट्स पड़े होंगे ना, तब भी फिर भी मतलब परेशान करेंगे। एक हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद और उनका पता नहीं पार्ट्स आता भी कहाँ से, कौन सी फॉरेन कंट्री से आता है। इंडिया तो है, हाँ। यहाँ पे नहीं रहे भाई, पुणे में। पहले मैं बता दूँ, ये गाड़ी इलीगल है पूरी, मतलब मॉडिफिकेशन इलीगल है। हाँ पर कई बार 100 में से 2-4 बार ऐसा हो जाता है कि आप गीले रोड से निकले और आप सूखे रोड पे आए, आपने थ्रोटल दिया, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी पूरा नहीं आ पाता। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हमारे सामने खड़ी है ड्यूक 390 रेडी टू फ्लाई वाले भाई की। जैसे आप देख रहे हो, उन्होंने एकदम ब्लैक कलर की रैपिंग करवा रखी है, एकदम मस्त देख रहे हो। ये सारी उन्होंने फीचर्स सब इन्होंने चेंज कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेंडर का वो लगवा रखा है इन्होंने, ब्रेक। बाकी देख सकते हो ओवरऑल लुक बहुत मस्त बाइक है। तो उनसे पता करते हैं भाई इस बाइक के बारे में, उनके क्या रिव्यूज़ हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ख़रीदी थी ये बाइक दिल्ली में। तो उनसे पता करते हैं इस बाइक के बारे में। तो और लकी भाई कैसे आप बताइए। बस बहुत मस्त। ये बताओ लकी भाई, जैसे आपने ये बाइक ऑन करी, आपका ऑन करने का पर्पस क्या था इसको? यार देखो, पहले तो मेरा लुक्स ही था। हाँ। और गाड़ी में ना, एक मेरा रीज़न ये था कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। और मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए थी कि जो मेरे मतलब कांटेक्ट में रहे, मेरे पैर वगैरह भी सब आ जाए। फिर उस मेरे को कंडीशन में पता चला कि 390 की नहीं आ रही है। हाँ। इसके जब स्पाइस शॉट आए थे ना, तो तभी से मतलब मेरे मन में थोड़ी थोड़ी तो मेल्टनेस आ गई थी कि यार वो लूँगा। उसके बाद जब ये आई तो पता चला ये पहले से हल्की आई है, पहले से ज़्यादा पावरफुल है, इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें फीचर में आ गए, DFT डिस्प्ले आ गई, ये वो। फिर मैंने देखा, मेरे को लगा अगर बजट ज़्यादा आ गया ना ये, क्योंकि पहले वाली आती थी 3.5 लाख की। हाँ, ये तो है। आई 3,65,000 रुपये की। मैंने कहा अगर ये 370-80 से ऊपर जाएगी तो नहीं लूँगा, अगर थोड़ी आसपास रही तो ले लूँगा। देखा तो 363 की निकली थी। मैंने कहा फिर पहले ही बुक करा दी थे, मैंने ले ली। हाँ बिल्कुल। हाँ, और बाकी चीज़ मेरे को थोड़ा, मैं इससे पहले बैरली चलाता था तो वो ना बहुत भारी थी, तो मेरे को एक चीज़ ये भी थी कि गाड़ी थोड़ी सी हल्की रहे यार, क्योंकि मैं इसकी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा हैवी। हाँ ये तो है यार, तो मेरी प्रेफरेंस वो भी थी। तो फिर ये सारी चीज़ें फुलफिल ना, लुक भी, बजट भी, और सीट हाइट भी, और पावर भी, ये इसी गाड़ी में मुझे दिख रही थी। ये तो है। और R3 उससे मैं आई नहीं थी, और TVS की तरफ मैं कभी नहीं जाना चाहता, ये तो है। चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, क्योंकि उनका फीडबैक मुझे कभी नहीं अच्छा लगा। सेम ईयर, क्योंकि मेरे पास भी TVS की एक वो रॉनिन पड़ी है, उसका भी सर्विस के मामले में यही है। भाई हर चीज़ों को नकारते हैं। हाँ। उनके पास सारे भी पार्ट्स पड़े होंगे ना, तब भी मतलब परेशान करेंगे। एक हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। और उनका पता नहीं पार्ट्स आता भी कहाँ से, कौन सी फॉरेन कंट्री से आता है। इंडिया तो है, हाँ। यहाँ पे नहीं रहे भाई, पुणे में। मतलब एक पार्ट के लिए कम से कम एक महीना वेट करो। आराम से। ये तो दिक्कत आई। बाकी मैंने चीज़ ये देखी है अपने, जैसे ना आपने रैपिंग करवा रखी थी और ये सब करवाई है। हाँ, मैं शुरू से बता देता हूँ। देखो, पहले मैं बता दूँ, ये गाड़ी इलीगल है पूरी, मतलब मॉडिफिकेशन इलीगल है। हाँ, तो मॉडिफिकेशन। बस देख के खुश हो जाना, या जो थोड़े बहुत रिस्की वाले बंदे हैं वो करा लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है। जो नॉर्मल बंदा है वो मत ही कराना, क्या फ़ायदा पुलिस पकड़े। सबसे पहले मैंने इसकी हेडलाइट कराई थी, क्योंकि इसकी हेडलाइट के आप भी भुगतान है। बिल्कुल इतनी बेकार इसकी हेडलाइट, बहुत बकवास। तो मैंने कहा भाई जब ये यूज़ की तो है नहीं, तो उसको थोड़ा सा लुक बढ़ा देते हैं, और मैंने फिर ये नीचे वाली लगा दी। इनका थ्रो बहुत अच्छा है भाई, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 1500 के आसपास लगा के पूरा खर्चा बैठता है। और ये मैं पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने दूसरी वाली बाइक की निकाल के ही लगाई है ये। बिल्कुल, मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मेरी MT-15 है, उसमें भी मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा रखी है। 3 महीने इस गाड़ी को चलाया, देखो मैंने 4500 किलोमीटर चला भी दिया, 4456 मेरे को कभी इसकी हेडलाइट से 1% भी सेटिस्फेक्शन नहीं, जो थोड़ा बहुत रहता है ना। हाँ ये तो है। 1% भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं, मैंने ये करवा दिया। उसके बाद फिर मेरा मन में आया कि यार इसके ना, मेरे को ना, क्योंकि मैंने गाड़ी जैसे आपने ली ना अटलांटिक ब्लू, अटलांटिक ब्लू इसलिए ली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑरेंज नहीं चाहिए। ये तो है। लोग छपरी बोले वो उनके सरदर्दी है, मुझे उनसे मतलब नहीं है, पर मुझे वाला फील नहीं देना था। तो ऑरेंज देखना कितना गंदा ऑरेंज है। हाँ, वो बहुत गंदा ऑरेंज है। अगर उसको मतलब धुलवाने का तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही पैम्पर करके रखना पड़ेगा उस गाड़ी को। ये भी है, और फिर ऑरेंज में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा वो मतलब एकदम से लगता नहीं। अटलांटिक ब्लू एक नया कलर आया है, हाँ, साइन वाला भी, तो मेरे को बहुत सही लगा। मैंने कहा चलो ये लेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसके लग के अलॉय जो है वो ब्लैक करवाते हैं। अभी तो गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि ऑफ रोड करके आ रहे, संडे राइड पे गए थे। हाँ ये तो है। हाँ, तो इसके मैंने अलॉय ब्लैक करी, अलॉय ब्लैक करके गाड़ी अच्छी लगी मेरे को। फिर कहीं ना कहीं ये हुआ कि ब्लू के साथ ना ब्लैक का मिक्सअप नहीं बैठ रहा था। अब देखो वो अलॉय आपके ऑरेंज है तो बैठ भी रहा है, पर ब्लैक के साथ वो मिक्सअप नहीं बैठ पा रहा था इसमें। फिर मैंने कहा चलो इसकी कोई थीम क्रिएट करते हैं, और मेरे को सुपर ड्यूक, मैं एक फ़ोटो दे दूँगा, आप चाहे तो एड कर लेना। मेरे को सुपर ड्यूक बहुत पसंद है, मतलब सुपर ड्यूक में तो ये ली ना, तब से मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद हो गई ये वो। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत टच देते हैं। फिर मैंने एक कार्बन फाइबर करवाया, और यहाँ पे
सुपर ड्यूक लिखवाया, सेम जैसे सुपर ड्यूक में लिखा हुआ आता है वही आर का लोगो 390 तो मैंने लिखवाया क्योंकि गाड़ी का नाम 390 हाँ, ये है। तो बाकी है। सुपर ड्यूक आर ऐसे करवा कर यहाँ पे ब्लैक करवाया, ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी। चेसी मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैं चेसी भी कर देता ब्लैक, मैंने खुद ही करा था घर पे सारा, पर मैं चेसी ने इसलिए छोड़ दी कि अगर बाई चांस मैं क्लेम लेने जाऊँ या मैं वारंटी लेने जाऊँ हाँ, ये तो है। क्योंकि बोलेंगे तो गाड़ी एक्सीडेंटल है, तुमने पहले ही कलर कर दिया, कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ, इसलिए हाँ, फिर ये मैंने पीछे वाला फ्रेम खुद करा था घर पे ब्लैक, क्योंकि इस पर रैप तो हो नहीं सकता था, तो मैंने खुद ही स्प्रे पेंट लेके कर दिया था। अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर मैं पेट्रोल का कपड़ा मारूंगा, पेट्रोल का कपड़ा मारो वो निकल जाती है इजीली। वो निकल जाएगा, तो ये थोड़ा ऑप्शनल मैंने छोड़ रखा है कि हाँ, अगर इसमें कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो रैप वैप निकालना बहुत ईजी है। हाँ, उसके बाद ये यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें कि हाँ। आपका जब तक मन करे यूज़ करो, उसके बाद फिर निकाल के हटा दो, गाड़ी को स्टॉक बना लो, क्योंकि एंड दी एंड अगर मैं कभी सेल करने भी जाऊँगा तो गाड़ी तो मुझे स्टॉक करके बेचनी पड़ेगी ना। तो हाँ, ये तो है। मैंने चीज़ें ऐसी छोड़ी है ऑप्शनल अपने लिए। अच्छा, मैं आपकी ना बाइक में एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, ये मास्टर सिलेंडर लगवा रखा मैं आपने। इसका एक रीज़न बता, मैंने इसमें हाइड्रोलिक क्लच एंड लीवर लगवाए थे, हाँ, वो मतलब मेरे को कुछ खास अच्छे नहीं लगे, लुक्स तो बहुत अच्छे इनहेंस हो गए थे, पर जो फीडबैक है ना हाँ। वो क्लच का तो बहुत अच्छा आया, पर ब्रेक का ना वो बाइट नहीं आ पाई। जो गाड़ी की एक्चुअल बाइट है ना ब्रेक की, आप तो चलाते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ एक बाइट, आप चाहे जितनी मर्जी स्पीड में 120 में हो, 130 में हो, 140 में भी हो, एक बाइट गाड़ी आपके कंट्रोल में होता तो है। वो वाला फील ना उसमें नहीं आ रहा था हाइड्रोलिक क्लच एंड लीवर में। तो मैंने वो क्लच एंड लीवर निकाल दिए, उसका एक छोटा सा मास्टर सिलेंडर है, मैं मतलब शॉप के लिए मैंने ऐसे ही लगा रहने दिया, तो थोड़ा सा सही लगता है बस। हाँ, बिल्कुल। जब वो लगा हुआ था ना तब अच्छा था कि ब्रेक के साथ वो पूरा कनेक्ट था, क्लच में भी था, तो ये सारी चीज़ें थी। और टायर का जैसे आपने बताया था feedback, एक इश्यूज आपको मतलब वो फील हो रहा है नहीं हो रहा जैसे स्लिप वाला? हाँ वो चीज़ है। एक तो ना मेरे को ऐसा लग रहा है 4000 ही चली है, गाड़ी मतलब गाड़ी का टायर ना बहुत जल्दी खत्म होने को हो रहा है मेरा। हाँ, ये तो लग नहीं है। रहा कि मुझे ये 10,000 तक पहुँचेगा। 10,000 भी चलना मुश्किल लग रही है। आपने जैसे बताया था कि आपके साथ भी वो चीज़ हुई, आप गीले रोड पे चल रहे हो जैसे मतलब, और एकदम से सूखा पैच आ गया ऐसा, हाँ, आपने सोचा अब मैं भगाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा गाड़ी खींचता हूँ, जैसे आप खींचोगे ना हाँ, वो एकदम से व्हील स्पिन हो जाएगा। व्हील स्पिन हो जाती है। एक्शन कंट्रोल है, हाँ, लेफ्ट राइट ना चाहिए। इंडिया गेट। यही एग्जॉस्ट चाहिए। टायर पे कुछ ज़्यादा। हाँ, तो टायर का तो फीडबैक मतलब वैसे अच्छा है, लीन जितनी मर्जी करो, हाँ, जितनी ये मर्जी तो है। चलाओ, हाईवेज पे चलाओ, फीडबैक कभी ऐसा नहीं होता। पर कई बार 100 में से 2-4 बार ऐसा हो जाता है कि आप गीले रोड से निकले और आप सूखे रोड पे आए, आपने थ्रोटल दिया, तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ पाता, हाँ। नॉर्मल आता है, तो वो चीज़ है। वाइब्रेशन का तो वाइब्रेशन तो पुरानी वाली ड्यूक 390 RC 390 सबको बीट कर दिया इसने। ये तो है। सोचा था कि नया इंजन है, रिफाइन इंजन है, कंप्रेशन रेशो ज़्यादा कर दिया, सॉरी कम कर दिया, जिसकी वजह से चलो उसके थोड़े लो आरपीएम भी अच्छे हो गए, चल जाती है पहले दूसरे गियर में अच्छी। तो यार वाइब्रेशन पे मेरे को लगा था कि काम हो गया होगा, हीटिंग इशू पे हो गया क्योंकि मैंने गर्मी में ही ली थी, हीटिंग ये इशू तो पे है। हो गया, पर उस पर नहीं हो पाया। वाइब्रेशन में मेरे को लगता है फार और बढ़ा दिए बल्कि, अब फर्स्ट सर्विस के बाद जैसे आपने बताया और बढ़ गई। हाँ, फर्स्ट सर्विस के बाद से आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो मतलब बढ़ती चली जा रही है। आई नहीं पता चल थिंक पा रहा लोगों को भी, मतलब ऑनर को भी, ना पता चल रहा कंपनियों को कि ये तो अब किस वजह से भी है। ये तो अब सेकंड थर्ड सर्विस पे ही पता चलेगा। आने वाली है 5000 की हो जाएगी, 500 किलोमीटर चला के एक अगले अच्छा, हफ्ते में करा लो। हाँ, ये तो है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, दूध का दूध एक पानी का और पानी। कंपनी ने मतलब मेरे को थोड़ी सी बुरी लगी कि जब कंपनी ने बताया था ना कि इसके अंदर 10x10 नेविगेशन आ रहा है, मैप आ रहा है, तो हाँ, कंपनी को ये चीज़ भी ऐड ऑन कर देनी चाहिए कि वो सब्सक्रिप्शन के बेस पे है। पता नहीं क्यों। अब इसके लिए अगर हमें मैप चलाना है तो अलग से भाई 1500-2000 रुपये का वो एक साल का सब्सक्रिप्शन, एक साल का सब्सक्रिप्शन लो और वो फिर वही इसके है। अंदर 2-3 चीज़ें जो है वो ऐड ऑन होंगी। बट आपको लगता है कि वो यूजफुल होगा इतना? क्योंकि अगर टर्न बाय टर्न पे आपको सिर्फ वो यही नेविगेट करेगा कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट। मैप चले ना हाँ, तो मैं मानता हूँ कि वो वर्थ इट रहेगा। आप पता चलेगा, जगह के नाम भी दिखेंगे, कहाँ पे है, ये क्या है, या कितने हाँ। किलोमीटर है। टन बाय टन का फिर इससे 1200 रुपये का वो लगा लेगा मोबाइल फ़ोन होल्डर, वही सीन है। 2,000 रुपये उसमें क्या वेस्ट करना है? और वो भी नहीं करना तो यार 100 रुपये का 1000 रुपये का टैंक बैग ले लो, हाँ, टैंक बैग में लगा के चल लो। तुम्हें नहीं अगर वो सारी चीज़ें पसंद है तो ये मन सीन। करे प्लग एंड प्ले कर दो। टैंक बैग तो मैग्नेटिक आते हैं, ये तो वैसे भी मेटल का है। मैंने इसलिए वो नहीं ले रखा मोबाइल फ़ोन होल्डर, मैं वो लगाता हूँ क्योंकि मोबाइल फ़ोन होल्डर में क्या होता है, आईफोन के जो स्टेबिलिटी है ना वो थोड़ी सी अनस्टेबल खराब सी हो जाती है फिर वो। हाँ, तो फिर मैंने इसलिए लिया नहीं कि महंगा फ़ोन है, खाली पीली 100,000 रुपये के चक्कर में दिक्कत हो जाए, हमारा काम भी उसी से चलता है। ये तो है। मैंने टैंक बैग ले लिया था, उसमें बहुत सारा सामान भी आ जाता है, कैमरे वगैरह और ये सारी चीज़ें। हाँ, ये तो है। आप जैसे बता रहे थे कि टायर अभी आप चेंज करोगे, तो आपका क्या प्लान है? मतलब कौन सा टायर?
आप 180 सेक्शंस का लगवाओगे। आरन साइड में भी 180 लगवा रखा है, उसमें भी हाँ। मेरे को ना ओके ओके वाली फील है, बहुत गुड वेल एंड गुड वाली फील नहीं है। हाँ ये तो है। बाकी आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब बाइक के साथ कुछ है, कुछ ज़्यादा इश्यूज़ हैं या फिर आपका ओके ओके रिपोर्ट है? इशूज़ तो बस 2 ही हैं, मतलब एक जो हाईलाइटेड है वो सिर्फ वाइब्रेशन है। हाँ वो तो बहुत है, वो तो टॉप नॉच है। हाँ वो बस बहुत हाईलाइटेड है, उसके अलावा मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं लगता। एक है थोड़ी सी सीट की लगती थी कि इसके अंदर पानी जमा हो जाता था। हाँ ये तो है। वॉश करवाने जाऊँ या तो ठंड आ गई है ऑस जम जाती है, तो ना ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है इसकी सीट, इसकी कुशनिंग ऐसी है, तो उसको कवर अप करा दिया, अब तो वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो गई है। ये तो है। तो बस और तो मुझे ऐसा कुछ बस हाँ एक चीज़ मेरे को बहुत लगती है कि इसके जो अलॉय है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो अगर हम तेज स्पीड में जाते हैं ना तो मन में हमेशा ये रहता है कि अगर सडन कोई गड्ढा आ गया ना तो हमें उस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि अगर ये कभी इस गड्ढे पे चलेगी तो इसका मतलब हाँ गड्ढे से निकली तो डेफिनेटली इसका अलॉय बैंड होगा ही होगा, क्योंकि उसका बहुत लाइट वेट इन्होंने मतलब कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत लाइट वेट रख दिया बाइक कर दिया, या लाइट वेट करने के चक्कर में या जो भी रीजन है। हाँ। इंडिया को भूल गए कि इंडिया के रोड्स थोड़े से अनएक्सपेक्टेड है सारे, हाईवेज पे भी कई बार आ जाते हैं तो वो और नाइट पे तो चला ही नहीं सकते इसको। नाइट पे तो मतलब अगर नाइट में सोचो आप तेज स्पीड में चलाओ स्टॉक गाड़ी को, हाँ क्योंकि लाइट भी नहीं अच्छी मिल रही है ना, ऊपर से फिर आपका अलॉय भी ऐसे हैं, ये तो दिक्कत है। बाकी सस्पेंशन टॉप नॉच है भाई, आगे के हाँ आगे के पीछे के बहुत सही लगते हैं सर। आप के हिसाब से ये जो एडजस्टेबल सस्पेंशन दे रखे हैं ये यूज़फुल हैं या नहीं है? मतलब 50% लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकते। जैसे मान लो कोई जॉब करने वाला, कोई हाँ। अंकल वंकल है मान लो ऐसे जो जॉब के पर्पज से गाड़ी ली है, जो सिटी में चलाने के लिए जिन्होंने लिए, उन लोगों के लिए तो नहीं है इसको। अच्छा। गाड़ी के जिस हिसाब से सेट होके आते हैं ना वो बढ़िया सेट होके आते हैं। हाँ ये तो है। भी रहते हैं वो हार्ड भी रहते हैं, वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जैसे हम टूर वगैरह करते हैं या हम ऑफ रोड भी करते हैं, हम ट्रैक पे भी जाते हैं, तो हम लोगों के लिए ठीक है। जैसे बीइंग यूट्यूबर मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि मैं जब पहाड़ों वगैरह पे जाता हूँ जहाँ जाता हाँ वहाँ जाओ तो प्लेन चलता है साथ में या बैग वगैरह, तो मैं उस समय लूज़ कर लेता हूँ। अब लूज़ कर लेता हूँ तो मेरे को झटके फील नहीं होते। और जब मैं हाईवेज पे भगाता हूँ 120, 130, 140, तो वहाँ पे क्या चाहिए स्टिफनेस। हाँ ये तो है। कर लेता हूँ, तो मैं तो यूज़ करता रहता हूँ भाई प्रॉपर। और बहुत लोग ऐसे जो यूज़ नहीं करते, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसे, पर कंपनी ने दिया है तो कर लिया करो भाई यूज़, अच्छी चीज़। ये तो है। बाकी ओवरऑल तो आपका एक्सपीरियंस गुड ही रहा है। हाँ गुड रहा, मेरे को सारे फीचर भी ठीक लगते हैं। माइलेज तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे अच्छा। क्योंकि मेरे पास भी जैसे आपके पास MT-15 है, मेरे पास RM5 है, तो वो आराम से 40 की माइलेज देती थी। वो तो है। पर मैंने इस गाड़ी को लेने से पहले सोच रखा था कि मुझे पता है कि ये 20 के अंदर अंदर माइलेज देगी या 20 के इर्द गिर्द ही माइलेज। हाँ बेसिकली अगर कोई हायर सीसी सेगमेंट की कोई बाइक देखेगा वो तो माइलेज के बारे में तो भूल ही जाए। और जो ये माइलेज दिखाता है भाई मेरे हिसाब से एकदम एक्यूरेट दिखाता है। जैसे 22.6 की दिखा रहा है तो 23 की मान के चले तो 23 की ही माइलेज देती है, 22 की या 23 की, क्योंकि मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ आज पे। मैं क्या सभी स्लो चला रही हूँ, सर्दी इतनी है नहीं आज लगती है ना। हाँ बेसिकली मेरी भी ऐसी है कि मेरी में इसमें 21 दिखती है, बट क्या करता हूँ मैं बीच बीच में ना ट्रैक मोड लगा के चलाता हूँ, तो उस चक्कर में थोड़ी जो माइलेज है ना वो ऊपर नीचे हो रही है। बाकी एक चीज़ और है जो इसमें ये दे रखा है इन्होंने रेंज, ये एक्यूरेट है या नहीं है? एक्यूरेट है। और मेरे को लगता है इससे थोड़ा, अगर आप हाईवेज पर ना तो जितनी ये दे रखी है इससे ज़्यादा भी चलती है, क्योंकि मैंने इससे 410 भी चलाई है एक टैंक में। अच्छा। क्योंकि जब मसूरी गए थे ना आराम से हमने 80-90 पे क्रूज करी, वहाँ पहुँचे भी, वहाँ पहुँच के आधे रास्ते रुक गई तब आए भी उस टैंक में, तो 410 किलोमीटर ट्रिप 1 में चली हुई थी। क्योंकि मेरी बाइक में ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वो इशू है, मतलब रेंज पे तो एक तो आप ट्रैक मोड भी चला लेते हो, हाँ। नॉर्मल का भी ऐसे चला लेते हो तो वो भी डिफरेंस हो जाता है। बाकी अगर कभी हाईवेज पे इस चीज़ को ट्राई करना तो शायद आपको अच्छा लगे। अच्छा। एक फीचर बहुत अच्छा है इसके अंदर, जैसे ये लो वो वाला, हाँ ये वाला फीचर ओके और हाई वाला बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि अगर आपकी गाड़ी सर्दियों में, हमें नहीं पता रहता है कितनी देर तक हमें गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना है, जिस वजह से भी मतलब में पेट्रोल भी खर्च होता रहता है और समय भी खराब होता है। तो अब आप कोल्ड स्टार्ट करोगे ना, जैसे मैं अभी कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक जब ये चलने की कंडीशन में हो जाएगी तो यहाँ पे ओके लिखा आ जाएगा। हाँ। और जब ज़्यादा ट्रैफिक में इसको रेव करते रहोगे, चलाते रहोगे, तो यहाँ पे हाई भी लिखा आ जाता है जब आपकी गाड़ी हाई टेम्परेचर पे पहुँच जाती है। और एक चीज़ और अच्छी है, जैसे ये मैंने हाँ। लगा दिया बैक करके, ऊपर वाला बटन दबा के 46 हाँ ये सेम मैंने भी लगा रखा है। हाँ, तो जैसे आपके जो दोस्त यार हैं जो बहुत जिद्दी है, जिनको अच्छे से बाइक चलानी नहीं आती है, वो जिद करते हैं कि भाई बाइक चाहिए, हमें चलानी है। हाँ ये तो है। आपको पता है कि ये थोड़ा सा नूब है, तो उसको ये उस कंडीशन में तो अच्छी है। अगर कोई बिगनर भी है तो उस बिगनर बंदे को भी ऐसे दे सकते हो आप। कंडीशन में और अच्छी है कि अगर आप मान लो किसी रोड पे, जैसे मान लो आप चंडीगढ़ या दिल्ली में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चलान करते हैं स्पीड को लेके, हाँ तो अगर आप
एक स्पीड सेट कर दोगे, आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, उस स्पीड से ऊपर जाएगी नहीं तो आपका चलान भी नहीं कटेगा। ये भी है। ये भी हो सकता है। और जिसको बाइक सीखनी है, मैं तो कहता हूँ इस बाइक से मत सीखो, सीखने के बाद इस पे आओ। अगर सीखते हो उस बाइक से तो उस कंडीशन में भी आप 20-30 की स्पीड पे लगा दो, तो आप जितना मर्जी रैप कर दो वो जाएगी ही नहीं। अगर आप गिरते भी हो तो 20-30 की स्पीड में कुछ नहीं होता। ये तो है। तो ये 2-3 चीज़ों के लिए तो भाई बढ़िया चीज़ है। बाकी आपने जो वो लो वाला बताया था, हाँ, लो वाले में आपको आइडिया है कि मतलब कितनी डिग्री टेम्परेचर पे ओके हो जाता है? नहीं, उसके लिए फिर अंदर जाना पड़ता है। हाँ, बेसिकली मैंने हाँ, उसके लिए अंदर जाना पड़ता है। ये आपका जैसे कूलेंट टेम्परेचर आ रहा है 56 डिग्री क्योंकि मैंने देखा अपने वीडियो में, मैंने बताया भी है 75 डिग्री पे ये ओके हो जाता है। अगर किसी बंदे को ये भी है कि मतलब मेरे को कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा, क्या वेट करना पड़ेगा, अगर तो वो बंदा इसमें हाँ जैसे ड्यूक 250 में देखा है ये वाला। हाँ, ये तो है। अच्छा, ड्यूक 250 में ज़्यादा बढ़िया है वो है असली क्विक शिफ्टर बहुत बढ़िया उसका। बिल्कुल भी नहीं है उसमें। हाँ, ये भी है। उसमें बहुत है। इसके क्विक शिफ्टर में मेरे को थोड़ा सा जर्क लगता है, पता नहीं क्विक शिफ्टर में। हाँ, ये आपको लगता है जैसे कि हाई आरपीएम में अगर क्विक शिफ्टर का यूज़ होना चाहिए, मतलब इसका यूज़फुल लगता है आपको हाई आरपीएम के अंदर? मेरे को लगता है 7000 तक इनफ है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे खासे चक्के फैलती है। हाँ, मेरे को भी ऐसा क्योंकि लगता है, क्योंकि मैंने रिसेंटली यूज़ करा था। ऐसा लगता है कि अगर मान लो एक्सीलेटर यूं ही है ना, हमने मारा तो हाँ। उछलने का भी ऐसा लगता है कि अगर पहले से दूसरा भी मार दे, दूसरे तीसरा भी मार दे ना हाई आरपीएम पे, ये दिल्ली ना मार दे। अब जैसे मैं जॉब वाला हूँ, मेरे को सिटी टू सिटी राइड होती है, तो मेरे हिसाब से तो क्विक शिफ्टर मेरे काम का तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे को क्लच टू क्लच पे रहना पड़ता है, क्योंकि कब ट्रैफिक आ जाए, कब क्या आ जाए। हर 800 मीटर पे रेड लाइट है यहाँ। हाँ, ये दिक्कत भी है इधर। हाँ, तो बस रिव्यू चीज़ें मुझे जो अभी तक हमने फेस करी है। हाँ। क्योंकि बहुत समय तो मुझे भी नहीं हुआ, 3 महीने ही हुए हैं ऑलमोस्ट, अब हो जाएंगे सॉरी 1 तारीख को। हाँ, बाकी तो ओवरऑल गाड़ी पूरी ओके है यार। जैसे मतलब पुरानी वाली ड्यूक में बहुत दिक्कत थी, चैन बहुत जल्दी लूज होती थी, बहुत जल्दी ड्राई होती थी। अब नहीं है। मैंने तो ज़िंदगी में 2 ही बार इसमें लुब्रिकेंट करा, एक बार पहली सर्विस पे कराया था, एक बार बीच में मैंने अभी कर दिया था जब टूर वगैरह गया था। तो इतनी जल्दी मांगती भी नहीं है ये। पुरानी वाली गाड़ी बहुत जल्दी मांगती थी, आवाज़ आती थी चैन हिलने की। हाँ, ये तो है। लेकिन सेकंड जनरेशन आपको इससे बेटर लगती है या नहीं? मुझे नहीं लगती ड्यूक सेकंड जनरेशन, क्योंकि वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, सिटी में चलने के लिए वो अच्छी नहीं है लो आरपीएम पे। ऐसे गाड़ी बहुत अच्छी है वो सारी चीज़ों में, बस वो सीट हाइट और वो सब। हाँ, मेरे को सीट हाइट का थोड़ा सा पंगा रहता है क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत ऊंची है। हाँ, और सिटी राइड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हाँ, ट्रैफिक में बहुत जल्दी बंद होती है। कि मान लो अगर मैं तो खैर ठीक है, कोई नूब अगर चला जाए तो फिर वो गिरेगा। वो तो गिरेगा ही गिरेगा। कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें, पूरी एकदम खींचो बस खींचो। हाँ, ये है उसमें। इसमें कम से कम चलो थोड़ी बहुत बाउंडेशन तो है। हाँ, ये इसमें एक वो भी है कि ना कि 3000 या 4000 आरपीएम के बाद ही पावर हाँ, तो ये चीज़ प्रोड्यूस करती है। कुछ लोगों को शायद नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। हाँ। सिटी में चल रहे हैं ना, आराम से दूसरा गियर मारा, तीसरा मारा, तो चलती भी रहती है, खुद रेस देने की भी जरूरत नहीं। हाँ, ये तो है। जीटीटी मोड इसमें थोड़ा सा लग जाता है, वो सही है। तो ओवरऑल बाइक का तो यही रिव्यू है आज। तो आपके हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है, मतलब आप रेफर करोगे किसी को अगर बाइक लेनी है तो? अगर किसी को वाइब्रेशन पसंद नहीं है हाँ। तो मैं तो कहता हूँ मत जाना इसकी तरफ। जो ठीक है। बिल्कुल ही जिनने स्मूथ इंजन चलाया ना, उनको तो दिक्कत होगी भाई। पूरा अच्छा खासा फील होगा, बट्स पे, टांगों पे, हाथ पे, टूर पे, सब में फील होगा कि हाँ भाई वाइब्रेशन इसके अंदर है। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ एडजस्ट कर सकता हूँ तो भाई जिसको फन के लिए एक बाइक खरीदनी हो। क्योंकि बस वाइब्रेशन है जो इसके अंदर हाईलाइटेड पॉइंट है, और बाकी हर चीज़ का ऑप्शन है। सीट की प्रॉब्लम मैंने बताई थी, इसका भी ऑप्शन आप कवर करा के करा सकते हो। लाइट का है, इसका भी आप ऑप्शन करा सकते हो। बस वाइब्रेशन का कोई पंगा नहीं है। खुद अगर ठीक हो गई सेकंड सर्विस में तो हो गई, नहीं तो फिर कंटिन्यू चलती रहेगी। बाकी ऑल ओवर गाड़ी पूरी होती है, उसमें मेरे को कभी कोई शिकायत नहीं हुई। चलो, वाला भी जो मैंने बताया, तो उस चीज़ को थोड़ा कॉन्शियस होकर चलाओगे तो वो भी नहीं होगा। हाँ, तो खुद ही सीख जाता है इंसान। बाकी तो आदमी इंसान खुद सीख जाता है इस चला चला के। यही सारी चीज़ें हैं, और तो बस कुछ नहीं है। ओके है, 400 सीसी की गाड़ी, और क्या चाहिए। सबसे सस्ती फिर डोमिनार है। हाँ, इससे सस्ती डोमिनार है। फिर डोमिनार में लेकिन आपको वो पावर नहीं मिलती। रेट इतना ज़्यादा मिलेगा। हाँ, फिर वाली पावर 3 लेन पंच नहीं मिल पाएगा। रहेगा इंडियन ब्रांडिंग, बजाज का सर्विस सेंटर आपको झेलना पड़ेगा। वही है। वो तो मेरे को लगता है सिर्फ टूरिंग पर्पस के लिए बनाई हुई है वो बाइक। चीज़ के लिए बढ़िया है। हाँ, चलो गाइस, ओवरऑल वीडियो का हमने वो ले लिया ओवरव्यू। ओके भाई, थैंक यू भाई। तो यही है आज का रिव्यू हमारी ड्यूक 390 के ऊपर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।